नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और अलग अलग मसलों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। चाहे कोई नी की बीमारी हो या फिर किस तरीके से रोबोटिक्स जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा है। और ऐसा ही आज एक मसला है जिसे लेकर हम बात करने वाले हैं। कैंसर के मामलों की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में वृद्धि हो रही है और इस बीमारी को लेकर बहुत गहरी चिंता इस वक्त जताई जा रही है। भारत में ये बीमारी तेजी से अपने पांव पसार रही है और जिसके लिए जागरूकता और समय पर इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। वक्त पर बीमारी का पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। आज हम कैंसर की बीमारी को लेकर खास बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर अंकिता पटेल, जो निदेशक हैं ऑन्कोलॉजी विभाग एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी की। डॉक्टर अंकिता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा एक ही दिन में 175 कैंसर रोगियों का एडवांस रेडिएशन थेरेपी से इलाज करने के लिए सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा ऑन्को रिहैबिलिटेशन विभाग ने भी एक दिन में 104 मरीजों का इलाज कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रतिष्ठित खिताब इन्हें हासिल है। वहीं एपेक्स हॉस्पिटल का ऑन्कोलॉजी विभाग बहुत ज़्यादा एडवांस है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी कैंसर डायग्नोसिस सुविधाओं से ये पूरी तरीके से लेस है, जिसमें PET-CT स्कैन हो, PSMA प्रोस्टेट कैंसर स्कैन हो, गामा DTPA और बोन स्कैन हो, 3 टेस्ला MRI हो, 384 स्लाइस CT स्कैन हो, फाइब्रो स्कैन हो, डेक्सा स्कैन हो और मेमोग्राफी हो। ये सभी आपको सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। ये विभाग वैश्विक मानकों के अनुरूप पूरी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। रेडियोलॉजी में, कीमोथेरेपी में, इम्यूनोथेरेपी में, टारगेटेड थेरेपी और ब्लड कैंसर के लिए भी खास जो ट्रीटमेंट है वो एक ही छत पर एपेक्स हॉस्पिटल में आपको मिल जाता है। तो आज हम इस पूरी बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे, क्या ट्रीटमेंट आप जो है करवा सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं वो डॉक्टर अंकिता पटेल, जो वाराणसी को भारत और विश्व के ऑन्कोलॉजी मैप पर स्थापित कर रही हैं। और अब देश विदेश से कई मरीज इलाज के लिए भी उनके पास आ रहे हैं और उनका जो गहरा ज्ञान है, जो नॉलेज है, संवेदनशीलता है कैंसर मरीजों को लेकर, उनसे उनकी बीमारी को लेकर उनमें जो जिस तरीके की वो मदद करती हैं, उसमें उनका पूरा जो नाम है वो विश्व विख्यात इस वक्त हो रहा है। तो शुरुआत में इसी के साथ करेंगे। डॉक्टर अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और मैम, मैं शुरुआत इसी के साथ यहाँ पर करूँगा क्योंकि हमने आपकी सभी जो उपलब्धियां हैं वो भी यहाँ पर देखी कि आपने किस तरीके की वर्ल्ड लेवल पर जो अचीवमेंट्स है वो हासिल की हैं। लेकिन मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि संवेदनशीलता के साथ कैंसर के जो रोगी हैं वो जब एक डॉक्टर की तरह एक मरीज़ की तरह आपके पास आते हैं उम्मीद लेकर, तो किस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हैं। तो मैम, शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि आखिर ये जो बीमारी है कैंसर, इसका नाम सुनते जो लोगों को डर लगने लगता है, ये क्या है? नमस्कार सुधांशु दी, थैंक यू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और ये बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग काफी डर जाते हैं। तो इसका एक कारण है, कैंसर पहले समझते हैं क्या होता है। तो कैंसर जैसे कोई भी बीमारी है हमारे शरीर में, हमारे शरीर जितनी कोशिकाओं से बना है, जितने ऑर्गन्स हैं, सबका अलग अलग फंक्शन है। जब वो फंक्शन डिरेंज हो जाता है, जैसे पैंक्रियाज गड़बड़ हो गया तो आपको डायबिटीज हो सकता है, हार्ट गड़बड़ हो गया तो आपको कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। बट कैंसर में क्या होता है कि शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, जितने तरीके का, हेड एंड नेक मतलब मुंह की कोशिकाएं अलग होती हैं, ब्लड का अलग होता है, कहीं भी अगर किसी भी तरह का अगर उसमें एबनॉर्मल चेंज आता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है और वो चेंज अगर एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगता है, बढ़ गया, वहां पे एक जगह बढ़ना शुरू हो गया, फिर सेकंड चैलेंज क्या आता है, ये वहीं पे नहीं सीमित रहता है, वहां के जो ब्लड वेसल्स है और वहां के जो लिम्फेटिक्स है उसके द्वारा वो शरीर के भिन्न भिन्न पार्ट में भी पहुंचता है। इसीलिए हम कैंसर को स्टेजेस में देखते हैं और इसी वजह से कैंसर खतरनाक है। पहली चीज, एक तो वो आपके बॉडी का ही पार्ट है, तो शुरू में बॉडी सिम्टम नहीं देता, और जब वो फैल जाता है और जब सिम्टम आता है तब पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं जी। तो इसी वजह से इसको खतरनाक माना जाता है, इसके फैलने की टेंडेंसी से और इसके लेट डिटेक्शन की वजह से और अर्ली स्टेज में सिम्टम ना होने की वजह से। मैम, जैसा आपने कहा कि हर पार्ट के अंदर अलग उसकी कोशिकाएं हैं, अलग उसका फंक्शन है, तो क्या इसी वजह से हर जो कैंसर है उसका टाइप भी अलग हो जाता है? एकदम सही है, जितने शरीर में कोशिकाएं हैं उतने तरीके का कैंसर हो सकता है। और सिर्फ इतना ही लिमिटेड नहीं है एक ही पार्ट में। जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जो महिलाओं में होने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, उसमें भी
सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, ब्रेस्ट कैंसर का जब हम बायोप्सी लेते हैं और इसे माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो उसमें दो तरह के मेनली कैंसर्स होते हैं, डक्टल कार्सिनोमा हो सकता है, लॉब्यूलर हो सकता है, और यही तक सीमित नहीं है। अब इतनी एडवांसमेंट आ गई, जो हम बात करते हैं कि हम टारगेटेड थेरेपी देंगे, हार्मोनल देंगे, इम्यूनो देंगे, तो ये ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं कि हर पेशेंट में दे दिया। वो जो बायोप्सी का टुकड़ा निकला है उसके बाद वो एडवांस टेस्ट के लिए जाता है, जिसे हम IHC और NGS कहते हैं, जिससे पता चलता है कि उन कैंसर की कोशिकाओं पे कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, और उन रिसेप्टर्स के बेसिस से फिर ब्रेस्ट कैंसर कई तरीके का हो जाता है। हार्मोन पॉजिटिव हो सकता है, हार्मोन नेगेटिव हो सकता है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तीनों तरह के कैंसर का प्रोग्नोसिस, मतलब पेशेंट कैसे परफॉर्म करेगा, वो अलग होता है। तीनों तरह के ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट अलग होता है, और तीनों के 4 स्टेजेस होते हैं। ओके। तो जितनी तरह की कोशिकाएं उतने तरीके का कैंसर, और ट्रीटमेंट जो है वो स्टेज के हिसाब से प्लस टाइप ऑफ जो रिसेप्टर्स हैं, ट्रीटमेंट चेंज होता रहता है। मैम, ऐसा कुछ है, क्योंकि आप लगातार एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी संभाल रही हैं कि वाराणसी में उन सभी मरीजों को बेहतर इलाज जो है एपेक्स हॉस्पिटल में आप लोग अवेलेबल भी करवा रहे हैं। जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें कि क्या किसी खास ऑर्गन पर ज़्यादा अटैक होता है और कैंसर का, ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐसा कैंसर है जो बहुत ज़्यादा डायग्नोस होता है, ऐसा कुछ है? ये बहुत चेंज होता है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, और अगर हम मेल और फीमेल की बात अलग अलग करते हैं। ओके। क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें या वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें स्मोकिंग, टोबैको का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, तो जिसकी वजह से हेड एंड नेक ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। इसी तरह से महिलाओं में स्पेशली जो मिडिल और लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पेशेंट्स हैं उसमें CS सर्विक्स ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उसमें HPV वायरस का एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो हम किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर चीज का एक्सपोजर ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस जगह किस तरीके का कैंसर कॉमन होगा। अगर आप विदेशों में चले जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत कम CS सर्विक्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे HPV कम है या लोग ज्यादातर वैक्सीनेटेड होते हैं। ये जो बीमारी है ये मिडिल और लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है। तो अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ मेल्स में हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गॉल ब्लैडर ये ज्यादा पाया जाता है, और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और गॉल ब्लैडर कैंसर ये कॉमन पाया जाता है। इवन फीमेल्स में मुंह का कैंसर और लंग कैंसर भी काफी यहाँ पे पाया जाता है। मैम, जैसा आपने कहा कि क्योंकि बॉडी का पार्ट होती हैं कोशिकाएं, शुरुआत में जो किसी भी तरीके का कैंसर है वो आपको कोई सिम्टम नहीं देता है, और यही वजह होती है कि 3rd या 4th स्टेज में जाकर लोगों को इसकी जानकारी होती है, क्योंकि जब इसका किसी भी तरीके का सिम्टम आना शुरू होता है। तो क्या कुछ ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी तरीके का जो परिवर्तन है उसके अंदर अगर हो रहा है, उसे कुछ दिक्कत हो रही है, वो किसी भी टाइप का कैंसर हो, चाहे वो हेड और नेक का हो या लंग कैंसर को लेकर हो या लिवर को लेकर हो या फिर स्टमक को लेकर हो, प्रोस्टेट को लेकर हो, क्या कुछ इस तरीके के सिम्टम्स बॉडी के अंदर आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं? बॉडी अलार्म हमेशा देगी। पहली चीज, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। जो 40 to 60% कैंसर्स हैं ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ऐसा देखा गया कि पहले से कैंसर बढ़ गया है। कैंसर ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ है, कैंसर सालों से रहा है, बट अभी बढ़ क्यों गया? पहली चीज है कि लोगों का खाना पीना जो है वो बहुत चेंज हो गया है। लोगों का वेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। पहले हो सकता है एक सोसाइटी में कुछ लोग हों जो ओवरवेट हो जी, अगर हम 90s की बात करें, लेकिन अब मैक्सिमम लोग ओवरवेट होते हैं, अपने नॉर्मल BMI से बियॉन्ड होते हैं। बाहर का खाना ज्यादा हो गया है, लाइफस्टाइल बहुत चेंज होगी, स्लीप साइकिल बहुत चेंज होगी। तो जब भी आप अपने शरीर को नेचर के विरुद्ध लेके जाएंगे, चाहे वो खाने पीने की वजह से हो, चाहे वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो, या अपने आप को आप एडिक्टेड बना रहे हैं या बहुत ज्यादा पोल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं, तो जब भी आपके बॉडी में इस तरह का स्ट्रेस होगा, बॉडी में चेंजेस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझना, अपने शरीर को समझना। आप ब्रश कर रहे हैं, आप एक बार मुंह खोल के जरूर देखें। आप एक बार साल में डॉक्टर के पास जाके अपना
क्लिनिकल चेकअप जरूर कराएं। इसका मतलब ये नहीं कि होल बॉडी जाके स्कैन करा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप को समझे। अगर मान लीजिए वेट लूज हो रहा है या किसी को अचानक से गैस बनना शुरू हो गया, जो कि हमारे देश, मुझे लगता है कि देश की नेशनल बीमारी है, गैस बन रहा है, हर चीज में गैस बन रहा है। बट गैस बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। जो पेट के कैंसर्स होते हैं वो लेट में इसलिए पता चलता है क्योंकि लोग गैस को बहुत छोटा समझते हैं और टाइमली डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो अगर हम मोटे मोटे सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपके शरीर में अगर किसी भी तरह का अल्सर बन रहा है या घाव बन रहा है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, नॉर्मल घाव होता है, मुंह में छाला होता है, वो 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। बट अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, आपका आवाज में बदलाव हो रहा है, 3 हफ्ते से ज्यादा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा कहीं भी अगर लंप हो रहा है, जिसे हम आम भाषा में गिल्टी कहते हैं, वो शरीर में कहीं भी हो सकता है, गले में हो सकता है, आर्मपिट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर आपको गिल्टी महसूस हो रही है, अगर आपका वेट लूज हो रहा है विदाउट एफर्ट, अगर रात में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, अगर शरीर के किसी भी नॉर्मल ओपनिंग से एबनॉर्मल तरीके से ब्लड आ रहा है, मुंह के रास्ते आ रहा है, नाक के रास्ते आ रहा है, पेशाब के रास्ते आ रहा है, सर्विक्स के रास्ते, यूट्रस के रास्ते आ रहा है, पीरियड्स के अलावा, या अगर एनल कैनाल से ब्लीडिंग आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है, अगर ये आ रहा है तो प्लीज गो एंड सी योर डॉक्टर। ये जरूरी नहीं है कि कैंसर की वजह से हो, कुछ और भी कारण हो सकता है। इन्फेक्शन, अगर किसी के मुंह से खून आ रहा है तो ये ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकता है। अगर किसी के मुंह से खून आ रहा है खांसी के दौरान तो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। अगर किसी के पेशाब से खून आ रहा है तो ये यूटीआई की वजह से हो सकता है या किसी ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। बहुत जरूरी है कि आप रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास जाए। पेशाब का है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। अगर सिर्फ गैस बन रहा है, आप जाके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो 95% नॉर्मल ही, मतलब नॉर्मल मतलब नॉन कैंसरस बीमारी की वजह से होगा, बट हो सकता है 5% कैंसर की वजह से हो। तो बहुत जरूरी है कि अपने शरीर को समझें। किसी भी तरह का सिम्टम हो, बदलाव हो, या आपको वो नॉर्मल से अलग तरीके का लगे जो लंबे समय तक जा रहा है, प्लीज गो एंड सी योर डॉक्टर। अगर किसी नॉन कैंसरस बीमारी है उसका ट्रीटमेंट कराएं, और अगर कैंसर निकल के आता है तो डॉक्टर आपको खुद कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में भेजेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं वो आपको किसी भी अगर स्टेज का कोई कैंसर है तो आप उसको शुरुआत में डिटेक्ट कर सकें। और ये कहा जाता है कि मैम कि जितना जल्दी कैंसर को डिटेक्ट किया जाए वो उतनी जल्दी क्योर हो सकता है, उसे उतनी आसानी से क्योर किया जा सकता है। क्या ऐसा है? एकदम ठीक बात है, क्योंकि अगर जल्दी पकड़ में आएगा, कम स्टेज रहेगा, स्टेज 1 2 3 4 होते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। स्टेज 1 मतलब मान लीजिए टंग कैंसर है, जीभ का कैंसर है। स्टेज 1 का मतलब वो जीभ तक ही लिमिटेड है। स्टेज 2 में क्या होता है, जीभ में भी साइज थोड़ा बढ़ा है और अगल बगल थोड़ा बहुत इंक्रोच कर रहा है। स्टेज 3 तब होता है जब वो अगल बगल के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करता है, नेक नोड्स में आ जाता है, गिल्टियों में आ जाता है। और 4 में भी 4A होता है, B होता है, जिसमें और एक्सटेंसिवली वो इन्वॉल्व कर लेता है अगल बगल के स्ट्रक्चर को। और 4B में क्या होता है, पूरे शरीर को कवर कर लेता है। तो अगर कोई भी डिजीज अगर शुरू में स्टेज 1 2 3 में पकड़ में आ जाता है तो लिमिटेड ऑप्शंस, मतलब कम मेहनत, कम मोडालिटीज में ट्रीटमेंट हो सकता है। वही अगर शरीर में कहीं इधर उधर गया हुआ है तो हमारे लिए पूरा शरीर ट्रीटमेंट करना एक चैलेंज होता है, वो पेशेंट के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, वॉल्यूम ऑफ डिजीज कम रहेगा, उसका फैलाव कम रहेगा, ट्रीटमेंट मोडालिटीज लिमिटेड यूज होंगे और डेफिनेटली पेशेंट का रिजल्ट बेटर होता है। और आजकल इतनी अच्छी मोडालिटीज आ गई हैं कि अगर लिमिटेड डिजीज होता है तो कम से कम अगल बगल के टिश्यूज को डैमेज पहुंचाए, इतनी अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरीज आ गई हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो हाईली एक्यूरेट रेडिएशन टेक्नोलॉजी आ गया है ताकि हम अगल बगल के स्ट्रक्चर को बचा सके। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब पेशेंट इनिशियल स्टेज में हमारे पास आएंगे। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ, हमारे देश में हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। हेल्थ को अभी हमारे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, फॉलो बहुत जरूरी, जैसे हमने पेशेंट को देखा, बोला कि 1 महीने बाद दिखाइए, बट वो 2 महीने बाद, ये आज की ही बात है, क्यों नहीं आया, इनकी शादी थी, उनकी शादी थी, ये बीमार हो गए। मैंने बोला अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगे। अगर कोई घर में बीमार होता तो सिर्फ एक इंडिविजुअल बीमार नहीं होता, पूरी फैमिली उसके साथ लग जाती है। तो हेल्थ को प्रायोरिटी रखना चाहिए। और जैसे जैसे अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि जितना डिले होता है
कैंसर सेल्स बहुत स्मार्ट होते हैं, ट्रीटमेंट का इफेक्ट जैसे ही खत्म हुआ वो और तेजी से बढ़ने लगते हैं, रीपॉपुलेट होने लगते हैं। इसीलिए हमेशा कैंसर के डॉक्टर आपको बोलेंगे कि ट्रीटमेंट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट है तो वो 8 हफ्ते में खत्म होना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं है, 10 हफ्ता 12 हफ्ता नहीं करना है, क्योंकि बढ़ाने से फिर रिस्पॉन्स, इवन अगर अर्ली स्टेज भी है तो भी रिस्पॉन्स हो सकता है अच्छा ना रहे। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। मैम, क्योंकि एपेक्स हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है वाराणसी के अंदर, आपकी टीम बहुत अच्छी है, एज ए जो है डिपार्टमेंट हेड, आप जिस तरीके से पेशेंट्स के साथ वहाँ पर डील करते हैं, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जब उनकी ट्रीटमेंट की आप शुरुआत करती हैं, तो किस तरीके के मिथ्स उनके दिमाग में रहते हैं? मिथ्स की लाइन तो लिस्ट बहुत लंबी है, बट मैं एक मोटा मोटा बताना चाहूंगी। पहले तो कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये एक तरीके का मल्टीफैक्टोरियल चीज है, जहां पे हमें सिर्फ पेशेंट की बीमारी को नहीं देखना है, उसके मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी देखना है। प्लस पेशेंट से ज्यादा स्ट्रेंथ और सपोर्ट उनके अटेंडेंट को चाहिए होता है, क्योंकि पेशेंट तो ठीक है, वो तो बीमारी है ही, उन्हें टॉलरेट और सारी चीजें करनी ही है, लेकिन साथ साथ जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पहली चीज होती है कि मैडम ये ठीक हो पाएंगे कि नहीं, आप गारंटी ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। तो कैंसर जैसी बीमारी में कोई भी अगर बोलता है कि हम गारंटी ले रहे हैं तो वो गलत है, गारंटी कभी भी नहीं लिया जा सकता है। हाँ, हम ये बोलते हैं कि ठीक है, आप स्टेज 1-2 में आए हैं, काफी चांसेस है, 80 to 90% चांसेस है, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ का कैंसर है, क्या वेराइटी है, कि आप ठीक हो जाएंगे। 10 to 12% रिस्क हमेशा रहेगा। उसके 2-3 कारण है। पहली चीज, अगर मान लीजिए उनको कैंसर एडिक्शन की वजह से हुआ है, स्मोकिंग या टोबैको, यहाँ पे कैंसर हुआ है, बट आपने सिर्फ यहाँ पे तो टोबैको यूज नहीं किया है, पूरा मुंह एक्सपोज्ड है, स्मोकिंग किया है तो मुंह से लेके एनल कैनाल तक सब कुछ एक्सपोज्ड है। तो हम इस चीज की गारंटी कभी नहीं ले सकते कि यहां हुआ है तो यहां नहीं होगा या शरीर में कहीं और नहीं होगा। इसीलिए एडिक्शन या टोबैको नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट की इतनी सारी पॉलिसीज है, लेकिन लोग तब भी नहीं रुक रहे हैं। दूसरा मिथ होता है अगल बगल जो साथ में आते हैं कि मैडम इनके साथ रहेंगे तो क्या हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो कैंसर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता है। किसी के साथ, कैंसर पेशेंट के साथ रहने से, खाने से, बैठने से, सोने से कैंसर नहीं फैलता है। तीसरी चीज होती है, जैसे हम रेडिएशन करते हैं, कि रेडिएशन के बाद क्या हम कैंसर पेशेंट के साथ रह सकते हैं। तो रेडिएशन में जैसे सीटी स्कैन की मशीन होती है, उसी तरीके से रेडिएशन की मशीन होती है, डोज जाता है, ट्रीटमेंट होता है, फिर पेशेंट आराम से घर जा सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन एक अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें कि मेडिसिन को इंजेक्ट किया जाता है, कुछ घंटों तक एमिशन होता है, तो उसमें पेशेंट को आइसोलेट रखना पड़ता है। तो रेडिएशन जो ट्रीटमेंट है उसमें पेशेंट जो है एकदम आराम से अपने फैमिली मेंबर के साथ रह सकते हैं। चौथी चीज है कि अगर हम बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर जो है वो फैल जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत साइंटिफिक बेसिस पे होता है। लोग कहते हैं कैंसर हुआ और ठीक नहीं हुआ। कहाँ का कैंसर था, क्या वैरायटी थी, लो ग्रेड था या हाई ग्रेड था, स्टेज क्या था, ये जाने बिना जब हम ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं तो ये मिसगाइड करने वाली चीज होती है। एक जो बहुत कॉमन मिथ है कि लोहा लग गया या बायोप्सी हो गई तो कैंसर फैल जाएगा, या इनका कैंसर फैला है क्योंकि बायोप्सी हो गई। तो पहले तो बायोप्सी एक बहुत इंटीग्रल ट्रीटमेंट है कैंसर डायग्नोसिस, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत साइंटिफिक होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, क्योंकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, इंपॉर्टेंट ये, हर गांठ कैंसर नहीं होती है। ब्रेस्ट कैंसर की 90% गांठ कैंसर नहीं होती है, तो हम कैसे उसको कैंसर लेबल कर लेंगे। तो पहली चीज है कि बायोप्सी कैंसर है कि नहीं ये बताना जरूरी है। कैंसर किस वेराइटी का है, एक ही ऑर्गन में कई तरह का कैंसर हो सकता है, ये जरूरी है। वो लो ग्रेड का है, हाई ग्रेड का है, वो देखना जरूरी है। और क्या क्या रिसेप्टर है उसके ऊपर, कौन सी हम दवा का प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है देखना। तो बायोप्सी के बिना किसी भी स्टैब्लिश या किसी भी अच्छे कैंसर हॉस्पिटल या कोई भी कैंसर के डॉक्टर कभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगा। हाँ, फिर होता क्या है, बायोप्सी करने के बाद अचानक से पेशेंट को लगता है ओ हमको कैंसर हो गया। कैंसर तो आपको 4 महीने से है, 3 महीने से, आज थोड़ी ना, आज तो रिपोर्ट आई है। फिर वो शुरू करते हैं डॉक्टर शॉपिंग, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उसमें वो बिताते 2 महीना 3 महीना, तो कैंसर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो तरीका यही है कि जैसे ही आपकी कैंसर की डायग्नोसिस होती है, स्टेप 2 होता है ये देखना कि फैलाव कितना है, किस स्टेज में है, और देन स्टेप 3 होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेज में क्या ट्रीटमेंट होना है।
तो बायोप्सी से कंफर्मेशन और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट डिसीजन होता है। कैंसर नहीं फैलता, हाँ, और बायोप्सी हमेशा एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराना चाहिए और ऐसे सेंटर पे कराना चाहिए जो हाई वॉल्यूम सेंटर है, जहां पे बायोप्सी रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। क्योंकि अगर बायोप्सी गलत तरीके से हुआ तो हाँ, डेफिनेटली सीडिंग हो सकती है, ये गलत नहीं है। तो बायोप्सी करने का भी एक स्किल होता है, एक तरीका होता है, उसी तरीके से होना चाहिए जो कि हर कैंसर के हॉस्पिटल में आराम से हो जाता है। क्योंकि हम जब एपेक्स हॉस्पिटल के बारे में देख रहे हैं वाराणसी के अंदर, क्योंकि अमूमन जो बड़ी सिटीज़ हैं, वाराणसी ने बहुत विकास किया है, लेकिन जो अभी तक के लिए वहाँ पेशेंट्स को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। लेकिन उस गैप को एपेक्स हॉस्पिटल ने, डॉक्टर अंकिता ने एज ए डिपार्टमेंट हेड ऑन्कोलॉजी, उसे कम्पीट करने की जो है वो पूरी तरीके से कोशिश की है। और अब पेशेंट्स को ये फ़ायदा मिल रहा है कि उन्हें वाराणसी में वो ट्रीटमेंट जो है अवेल हो जाए वहीं पर। तो आप लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं पेशेंट्स के साथ जब वो आपके पास विजिट करते हैं? तो कैंसर जो है एक स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट नहीं है। कैंसर में एक अगर कहीं ट्रीटमेंट कराना है तो एक स्ट्रॉन्ग डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहां पे पेशेंट की प्रॉपर डायग्नोसिस हो। प्रॉपर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए जहां पे आपका स्पेसिमेन या बायोप्सी जाएगा और वो चेक करेंगे कि कैंसर है नहीं है, किस ग्रेड का है। और ट्रीटमेंट के दौरान जो ब्लड टेस्ट की आवश्यकता होती है या बाकी कार्डियक या रीनल, वो सारा जांच की जरूरत होती है कि जो हम दवाइयां दे रहे हैं वो सेफ है कि नहीं, पेशेंट के लिए सेफ है कि नहीं। तो कोई भी मेडिसिन बिना टेस्ट के नहीं दिया जाता है, कोई भी ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो एक पैथोलॉजी सेंटर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, जिसमें कि हम पेट सीटी स्कैन या इसके अलावा बोन स्कैन, ये सारे टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट के डिजीज का फैलाव कितना है। चौथी चीज, अब हम ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो जरूरत होती है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि रेडिएशन देते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि सर्जरी करते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड और हार्मोनल थेरेपी देते हैं। तो ये तो पिलर्स हो जाते हैं कैंसर ट्रीटमेंट का। बट कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को डेंटल डिपार्टमेंट प्लस इसके अलावा रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि हर कैंसर के ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है जो आपके डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए, जैसे ऑर्थोपेडिक्स में ऑर्थो का ट्रीटमेंट हुआ तो फिजियोथेरेपी होता है, उसी तरह ऑन्को में जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके साइड इफेक्ट को डील करने के लिए ऑक्यूपेशनल और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है। तो अगर ये साथ में रहता है तो पेशेंट को मेंटल और फिजिकल सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा ज्यादातर कैंसर पेशेंट, हालांकि यंग पेशेंट में भी होता है, बट ज्यादातर कैंसर पेशेंट 50 अबव होता है, क्योंकि कैंसर इज ऑल्सो अ डिजीज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। अब हमारा जो पॉपुलेशन है वो एजिंग है, जितने बूढ़े होंगे कैंसर का रिस्क उतना ज्यादा रहता है। तो ऐसे में पेशेंट को कभी कार्डियक का या यूरो का या नेफ्रोलॉजी का, बहुत सारे पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पता चलता है कि ट्रिपल वेसल डिजीज है, कार्डियक इश्यूज है, सर्जरी नहीं हो सकती, तो पहले कार्डियक वाला काम होता है, फिर उनको मतलब कैंसर वाला ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी फैसिलिटी जब एक हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है तो पेशेंट को बहुत जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। आपने सारे मोडालिटीज बता दी है, सारी दवाइयां बता दी और खर्चा बता दिया, लेकिन पेशेंट बेयर कैसे कर पाएंगे? कुछ पेशेंट तो मैक्सिमम अगर टीपीए है या इंश्योरेंस है वो तो करा लेंगे, बट जो गांव के मतलब जो अनइंश्योर्ड पेशेंट है या जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्योंकि कैंसर किसी को भी हो सकता है, तो उनके पास क्या ऑप्शन होता है? तो हमारे हॉस्पिटल में टीपीए, ईसीएचएस, सीजीएचएस के अलावा सीएम फंड के द्वारा भी पेशेंट को मदद मिलती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत के द्वारा भी मदद मिलती है। प्लस हमारा सोशल सपोर्ट डिपार्टमेंट है जो कि क्राउड फंडिंग से भी पेशेंट की मदद करता है। तो ये सारे एस्पेक्ट को मिला के पेशेंट का एक होलिस्टिक केयर हम करते हैं। ये बहुत अच्छी, बिल्कुल। इसके अलावा आजकल इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट का बहुत रोल अब देखा जा रहा है। तो सारी चीज इसको स्किप करके, इसमें मैं आयुर्वेदा का बताने वाली थी बट अभी नहीं बताऊं। ओके, इट्स ओके, उतना काफी था, होलिस्टिक। ठीक है मैम, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो कैंसर है वो किसी को भी हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप हो इसमें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उनको 50 से ज़्यादा जिनकी भी उम्र है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या ये ट्रांसफ़र भी होता है कि एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में पेरेंट्स को तो है, तो उसके बाद बच्चों को होने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं? उन्हें फिर किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने अगर ऐसा होता है तो? हाँ, तो कुछ कैंसर्स होते हैं जिसमें 10 to 15% चांसेस है कि वो
माता पिता से बच्चों में जाए, बट हर कैंसर ऐसा नहीं होता है, तो उसमें कुछ ट्रेट होगा। अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसमें सेम जनरेशन में एक तरीके का कैंसर, एक ग्रुप ऑफ कैंसर दिख रहा है, या सब्सिक्वेंट जनरेशन में कई जनरेशंस में कैंसर दिख रहा है, मोस्ट कॉमनली जैसे मैं बताना चाहूंगी तो ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, अगर सेम फैमिली ट्री में सेम लाइक मदर को है, बेटी को है, मौसी को रहा है, नानी को रहा है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि ये जो कैंसर है ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है। इसी तरीके से रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, और कुछ कैंसर्स होते हैं जो कि जेनेटिक हो सकते हैं। तो एक तो फैमिली में अगर क्लस्टरिंग हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट है, और अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, जैसे मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर 40s 50s में होता है, बट अगर मान के चलिए 30-35 इयर्स में या 23-24 इयर्स में हो रहा है, तो उसमें चांसेस होते हैं या हो सकता है कि ये जेनेटिक हो। तीसरी चीज है, कुछ वेराइटीज है, अगर हम ब्रेस्ट की ही बात करें तो जैसे TNBC ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, यंग पेशेंट है, 30-32 साल की फीमेल है, तो इसमें स्ट्रांगली ये डाउट होता है कि ये जेनेटिक हो सकता है, तो इसमें हमें जेनेटिक टेस्ट करा लेना चाहिए। तो हर कैंसर जेनेटिक नहीं होता है, बट अगर क्लस्टरिंग है और एक ही फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, कैंसर की हिस्ट्री है, तो वो जेनेटिक हो सकता है। अब इसी में मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। एक बार हमारे पास एक पेशेंट आया, तो उनके पिताजी को भी कैंसर था पहले, और उनको भी था, और पूरा परिवार गुटखा खाता था सालों से। तो ऐसे में आपके लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर हुआ है। और जब भी इस तरह के केसेस होते हैं, या अगर हमें डाउट भी होता है कि हो सकता है जेनेटिक हो, तो अपफ्रंट टेस्ट नहीं होता, सबसे पहले हम जेनेटिक काउंसलर से काउंसिल कराते हैं। वो एक फैमिली ट्री बना के देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो कैंसर के ट्रेट्स दिख रहे हैं, और फिर हम टेस्ट एडवाइस करते हैं, क्योंकि इसका रिपरकशन भी होता है। जी मैम, क्योंकि आपने जो है इसमें यंग जनरेशन का भी जिक्र किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी का ट्रेंड देखें तो इसमें भी जो वृद्धि है वो काफ़ी देखी जा रही है कि जो यंग पेशेंट्स हैं वो भी डिटेक्ट हो रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके जहन में सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि क्या स्ट्रेस लेने से कैंसर होता है, क्या मोबाइल से कैंसर होता है, क्या ये भी एक फैक्टर्स हैं? इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ, क्या मोबाइल से, स्ट्रेस लेने से, इससे भी कैंसर जो है वो इनहेंस होता है या फिर होता है किसी को भी? देखिए, कैंसर पहले तो किसी को भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमारे बॉडी में रेगुलरली डेली खराब सेल्स बनते रहते हैं, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी 0 कर दीजिए, तो हम कैंसर से कभी बच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमें भगवान ने ऐसा बनाया है कि कंटिन्यूअसली वो रिपेयर, खराब सेल्स को डैमेज किया जाता है, बॉडी डैमेज करके हटा देती, ताकि अच्छे सेल बनते रहे। ठीक है, करोड़ों सेल डिवाइड होते रहते हैं और डैमेज होता रहता है। किसी कारण अगर इम्यूनिटी कम हुई, फॉर एग्जाम्पल HIV पेशेंट्स, उसमें कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है, तो अगर किसी भी कारण आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस से इम्यूनिटी कम होती है। दूसरी चीज, आपके शरीर में कोर्टिसोल बढ़ता है, उससे फाइटिंग जो इम्यूनिटी उससे भी कम होती है। तीसरी चीज, एक तरह का सेल होता है नेचुरल किलर सेल, जो कि खराब सेल, कैंसर सेल को किल करता है, वो भी कम होने लगते हैं। तो स्ट्रेस डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली कैंसर का कॉज हो सकता है, क्योंकि इट इज हैम्परिंग योर इम्यूनिटी। यानी अपनी इम्यूनिटी को बेसिकली हमको बैलेंस करना है। एग्जैक्टली, इसीलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा अपने पेशेंट से कहते हैं कि मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट लीजिए, जो भी डॉक्टर ने आपको बताया, सर्जरी बताया, रेडिएशन, बट आपका डाइट जो है वो एक सेंट्रल पार्ट प्ले करेगा। आपको डाइट अच्छा रखना है, आपको हेल्दी, हाई प्रोटीन, डिपेंडिंग कि किस तरह का कैंसर ट्रीट हो रहा है, उस हिसाब से डाइट, इसलिए ऑन्कोडाइटिशियन भी बहुत जरूरी है आपके ट्रीटमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो डाइट इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रीटमेंट छोड़ के डाइट पे ही रह जाए। देखिए, हम डॉक्टर अंकिता को जो अभी तक समझ पाए हैं मैम आपसे बात करते हुए, सिर्फ जो है वो आपकी एक बीमारी को लेकर या वो कैंसर को लेकर बात नहीं कर रही है, वो होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है या फिर भविष्य में होने का कोई भी गुंजाइश है, क्योंकि वो किसी को भी हो सकता है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, उससे हमें पहले से अलर्ट होने की ज्यादा जरूरत है। और वो एक होलिस्टिक अप्रोच की यहाँ पर जो है वो जिक्र कर रहे हैं। मैम, अगर आपने डाइट का यहाँ पर जिक्र कर दिया है, तो प्लीज ये भी अब बताएं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैंसर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वो क्या हो सकती है, और जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं एपेक्स हॉस्पिटल में, उन्हें आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं? आप बचपन में क्या खा के बड़े हुए हैं?
नॉर्मल खाना जो एक नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन फैमिली जो भी खाती है, दाल सब्जी रोटी और अपना जो दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वही सब 7-8 बजे मतलब खा लेते होंगे, बिल्कुल सो बिल्कुल जाते होंगे बिल्कुल टाइमली, बिल्कुल सुबह 5-6 बजे उठते होंगे, जी जी बिल्कुल खाते हैं। जी जी। अब भी वही खाते हैं या कुछ चेंज किया है नहीं आपने? मैम, बिल्कुल ऑब्वियसली चेंज हो गया है, क्योंकि जो ऑफिस टाइमिंग है उसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो गई हैं। इस वजह से सुबह उतना जल्दी नहीं उठा जाता है, रात को लेट घर पहुंचते हैं, सुबह लेट उठा जाता है। हाँ, एक्सरसाइज के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है। मतलब नहीं है कि आपके जॉब का क्या डिमांड है, आपके एस्पिरेशंस क्या है। शरीर को समय पे खाना चाहिए, जी टाइमली रेस्ट चाहिए, जो एक सर्कैडियम रिदम है, जो एक स्लीप साइकिल है वो होना चाहिए। Okay. कम से कम केमिकल अंदर चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला शरीर में डैमेज होता रहता है। Okay. बट अगर आपने उसमें केमिकल डाल दिया, अब केमिकल कैसे आ सकता है? वी आर सराउंडेड बाई केमिकल। हमारे खाने या फ्रूट्स के ऊपर अगर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड है, हमने प्रॉपरली वॉश नहीं किया, हम बहुत ज्यादा प्रिजर्व फूड खा रहे हैं, हम रीहीट करके बहुत बार चीजों को खा रहे हैं, या फिर ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है, वो भी कहीं ना कहीं बॉडी के लिए स्ट्रेस है। तो जब भी हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस देंगे, बाहर से केमिकल लेके, अंदर से अपने सिस्टम को खराब करके, ओबेसिटी करके, फैटी लिवर करके, तो आपकी इम्यूनिटी डाउन जाएगी, खराब सेल बढ़ेंगे। क्रक्स यही है, सारा नॉलेज उसी के अराउंड है। और एक बार कैंसर हो गया, अगर हो गया तो डाइट से थोड़ा बहुत चेंज होगा, आपको कैंसर का ट्रीटमेंट लेना ही लेना है। ओके मैम, आपने बीच में जो है वैक्सीन का भी जिक्र किया था, चाहे उसमें एचपीवी वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी हो, ये वैक्सीन्स कितना मदद करती हैं किसी भी कैंसर के जो है प्रिवेंट करने में? तो एचपीवी वैक्सीन, जैसा कि मैंने बताया कि फीमेल्स में इंडिया में सीए सर्विक्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग्स फीमेल। ओके। एचपीवी जो है वो 90 to 95% सीए सर्विक्स करता है। ओके। तो ये वैक्सीनेशन विदेशों में तो बहुत पहले से, बट हमारे यहाँ अब शुरू हुआ है। तो 9 to 15 इयर्स की फीमेल्स में, बच्चियों में ये वैक्सीन लग जाना चाहिए। और अगर नहीं भी लगा है तो भी 36 साल या 45 साल तक भी रिकमेंडेशन है, लग जाना चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी में एचपीवी वैक्सीनेशन आपने लगा लिया है तो काफी हद तक आप एचपीवी से बचे रह सकते हैं। और ये जो एचपीवी है, ये ना सिर्फ सीए सर्विक्स बट सीए वेजाइना, सीए वल्वा और ओरोफेरिंक्स कैंसर, जो मुंह के पीछे वाला पार्ट होता है, वो कैंसर भी करता है, एनल कैनाल कैंसर भी करता है। और ये वैक्सीन सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में या बच्चों में भी लगना चाहिए। और एक दूसरे तरह का जो वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो कि लिवर कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव होता है। तो डेफिनेटली ये वैक्सीन सबको लगवा लेना चाहिए, और इससे कैंसर होने का, ये पर्टिकुलर कैंसर्स होने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। कोई और ऐसी वैक्सीन होती हैं जो किसी तरीके के कैंसर्स को प्रोटेक्ट करती हैं मैम? अभी अंडर ट्रायल है, बट अभी जो प्रूवन है यही 2 है, सिर्फ यही अभी वैक्सीन्स हैं। मैम, मैं थोड़ा सा आपका एक एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं, जो मेरे पास जानकारी थी, जिसमें आपने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक दिन के अंदर 175 कैंसर रोगियों को जो एडवांस रेडिएशन थेरेपी है वो दी थी। ये क्या ट्रीटमेंट है मैम, और ये इसे आप लोगों ने किस तरीके से अचीव किया? तो कैंसर का एक मोडालिटी है, इंपॉर्टेंट मोडालिटी, जिसको हम रेडिएशन, मतलब बेसिकली रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम रेडिएशन की से कैंसर सेल्स को किल करते हैं। अब ये कब कर सकते हैं? कुछ कैंसर्स हैं जो सिर्फ रेडिएशन से साथ में कीमो को ऐड करके ठीक किया जा सकता है, जैसे मुंह के पीछे वाला कैंसर हो गया, या सीए सर्विक्स हो गया, इस तरीके के कुछ कैंसर्स। कुछ कैंसर्स में क्या होता है, सर्जरी होने के बाद जब हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आती है, बायोप्सी रिपोर्ट, तो उसमें हम फैक्टर्स को देखते हैं और उससे हम डिसाइड करते हैं कि इनको रेडिएशन देना है कि नहीं। तो रेडिएशन का काम होता है इन सब केसेस में माइक्रोस्कोपिक डिजीज, जो आंख से नहीं दिख सकता है, उसको किल करना। तो इसमें हम लोगों ने 175 पेशेंट, हालांकि रिकॉर्ड के बाद फिर हमने 200 पेशेंट भी ट्रीट किए हैं। तो ये सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है, ये पूरी टीम, क्योंकि रेडिएशन एक टीम वर्क है। इसमें फिजिसिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, इसके अलावा मेरा पूरा ग्राउंड स्टाफ, और सबसे ज्यादा मेरे पेशेंट्स जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके ट्रीटमेंट कराया। तो ये सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक हमने ट्रीटमेंट किया है, और कंटिन्यूअसली बेसिस पे। तो बहुत जरूरी था कि हर पेशेंट टाइमली लिया जाए, क्योंकि हर पेशेंट का प्रोटोकॉल अलग होता है। जैसे किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, उसके पहले 1 घंटे पहले उसे एक टैबलेट देनी होती है, ब्रेन ट्यूमर कैंसर में 1 घंटे बाद ट्रीटमेंट करना है। उसी तरीके से अगर हम सर्विक्स का कर रहे हैं तो पेशेंट को पहले पानी पिलाना है, फिर उसका ब्लैडर फुल होगा, मतलब पेशाब लगेगा, तब जाके ट्रीटमेंट करना है। तो 175 पेशेंट में इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारा ग्राउंड स्टाफ, हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, सबका एक कोलैबोरेशन था, जिसकी वजह से ये अचीव हो पाया। रिकॉर्ड के लिए तो नहीं सोचा था, काम करते रहते हैं, चेक किया, किसी ने बनाया नहीं था, तो फिर हो गया रिकॉर्ड।
चलिए, इसके आप लोग इसको लेकर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डॉक्टर अंकिता हमारे साथ इस वक्त लगातार बनी हुई हैं, जो कि डायरेक्टर हैं ऑन्कोलॉजी विभाग एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी की, और जो बहुत ही वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट इस वक्त वाराणसी में तमाम इस तरीके के पेशेंट्स जो हैं उनको अवेल करा रही हैं, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से बल्कि पूरी दुनिया से जो भी ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको हर तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो अवेल होता है, जिससे लेकर हम लगातार डॉक्टर अंकिता से बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। मैम, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं वो इसमें कितनी कारगर हैं, क्योंकि एलोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, इम्यूनोथेरेपी का आपने जिक्र किया, रेडियोलॉजी जो भी आप ट्रीटमेंट आप लोग देते हैं ऑन्कोलॉजी के थ्रू, लेकिन क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट और इसके अलावा आयुर्वेदा ट्रीटमेंट क्या ये कारगर हैं इसके अंदर? देखिए, अब जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए बहुत एक बिग बॉडी ऑफ डेटा अवेलेबल है कि ये करने से इसमें इतना फायदा हुआ है। जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे नॉलेज है, बहुत एविडेंस बेस्ड इन राइटिंग नहीं है। जिसको हम रिफर करके पेशेंट को रेकमेंड कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ऑल्टरनेटिव, जहां तक मुझे पता है वो ज्यादातर डाइट और लाइफस्टाइल के लिए बोला जाता है, तो मैं इस चीज से हमेशा बोलती हूँ कि आपका ट्रीटमेंट होगा, बट आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए डाइट में आपको जो भी चेंज करना पड़े वो करें, अलॉन्ग विद जो ट्रीटमेंट मेन आपको बताया जा रहा है, सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी, उसको छोड़े ना। तो अगर इंटीग्रेटेड वे में अगर ट्रीटमेंट होता है तो डेफिनेटली ये पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। हाँ, अगर कोई ये बोले कि सर्जरी मत कराओ, क्योंकि सर्जन जब सर्जरी करते हैं तो ऐसा नहीं कि स्टेज 4 है और आपको ऑपरेट कर दिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। मान लीजिए अगर हाथ का कैंसर है और वो पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो वो नहीं करेंगे एम्पुटेट, वो हाथ नहीं काटेंगे। जो एक मिथ रहता है कि आप जाओगे तो आपका ये हो जाएगा, पहले प्रॉपर जांच होती है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान होता है, ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो बहुत सारे मिथ सोशल मीडिया पे हैं कि ये कैंसर था, इसको बायोप्सी हुई, बीमारी फैल गई। तो जब तक हमें ये नहीं पता है कि पेशेंट का किस स्टेज में डायग्नोस हुआ था, पेशेंट ने ऐसा तो नहीं कि बायोप्सी के बाद 2 महीने तक टहल रहा था, ट्रीटमेंट नहीं करा, इस वजह से डिजीज बढ़ी है, या हो सकता है पेशेंट पहुंचा ही स्टेज 4 में है, या हो सकता है कि पेशेंट को अगर गांठ है, डॉक्टर ने बायोप्सी चेक करने के लिए कि कैंसर है कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि हर गांठ कैंसर नहीं होती, 90% यूजुअली गांठ कैंसर नहीं होती है। तो सोशल मीडिया के मिथ्स पे ना जाके बहुत समझदारी से, अगर किसी को कैंसर हुआ है या डाउट है, बहुत समझदारी से चीजों को इवैल्यूएट कराना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में जाके पहले आप ओपिनियन लीजिए, समझिए, क्योंकि कैंसर इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हर किसी को नहीं पता होता। इवन हो सकता है मुझे भी सारी चीजें ना पता हो, डेली नई नई चीजें हो रही हैं। तो इवैल्यूएट कराइए, फिर समझदारी से, अगर आपका मन है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेने का, समझने का, तो उनसे भी ओपिनियन लीजिए और समझदारी से एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ही कराएं। ओके, डॉक्टर अंकिता, मैं हमेशा स्ट्रांगली बोलूंगी कि हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, इनका ये हुआ, सर्जरी हुई, बीमारी फैल गई। आप वो नहीं देख रहे हैं कि करोड़ों लोग इसी ट्रीटमेंट से ठीक हो चुके हैं। हमने उन करोड़ों को छोड़ के 100 जो शायद ठीक ना हुए हो, जिसके बहुत सारे कारण हो सकता है अर्ली स्टेज में, बट बीमारी ही बहुत एग्रेसिव हो, आप उसको पकड़ के आप प्रोजेक्ट करेंगे कि ये कराया वो कराया, बीमारी फैल गई, तो ये कहीं ना कहीं मिसगाइड करने वाली चीज है। तो दोनों पैथीज इंपॉर्टेंट है। एलोपैथी क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड है, बहुत सारे पेशेंट ट्रीट हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल इज द क्रक्स ऑफ आयुर्वेदा, तो वो तो बहुत जरूरी है। कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर नहीं बोलेगा कि आप डाइट में पिज्जा खाओ, आप वेट बढ़ा लो, आप हल्दी मत खाओ, कभी आपने नहीं सुना होगा ऑब्वियसली। तो ये दोनों मिलके, हाँ, लेकिन बहुत जरूरी कि आप अगर आयुर्वेदिक भी करा रहे हैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। जरूरी नहीं है कि हर कोई क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से ही कराएं जिन्हें कैंसर पेशेंट ट्रीट करने का एक्सपीरियंस हो। दूसरी चीज है कि कुछ दवाइयां होती हैं जो लिवर को डिरेंज कर सकती हैं, तो इसीलिए दोनों लोगों को पता होना चाहिए, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, कि पेशेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, ताकि दोनों ड्रग इंटरैक्ट ना करे। जैसे हमें एलोपैथी में पता है कि हमें इस ड्रग के साथ इस ड्रग को नहीं देना, ये इंटरैक्ट करता है, बट मुझे नहीं पता, या हो सकता है मैक्सिमम लोगों को ना पता हो कि इस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से हमारा एलोपैथिक कैसे इंटरैक्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दो पैथीज को जब यूज करते हैं और हमें नहीं पता इंटरेक्शन कैसा होगा, तो बेटर है जो एविडेंस बेस्ड है उसके साथ जाए।
डॉक्टर अंकिता, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर डायरेक्टर के तौर पर ही ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एपेक्स हॉस्पिटल में, जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसे किस किस तरीके का ट्रीटमेंट आप लोग देते हैं, किस किस तरीके का जो है उसे इलाज एपेक्स हॉस्पिटल में आप लोगों की तरफ से मिलता है, और कौन कौन से तरीके होते हैं किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए? तो सबसे पहले अगर पेशेंट डायग्नोस नहीं हुए और आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है वो कैंसर है भी या नहीं है। बहुत सारे पेशेंट गुटखा खाते रहेंगे और आते रहेंगे, देख लीजिए कैंसर है कि नहीं, है कि नहीं होता है। यंग लड़कियां आती है 20, 30, 40 साल की भी लेडीज आती हैं, ब्रेस्ट लंप है, कैंसर है कि नहीं है, काफी बार नहीं होता, 80-90% केसेस में नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वो कैंसर है भी कि नहीं है, और अगर कैंसर नहीं है तो किस विभाग से इसका ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है सर्जरी, जनरल सर्जरी, या हो सकता है मेडिसिन से ही ठीक हो जाए वो। अगर कैंसर डायग्नोस हुआ है तो कंफर्मेशन के बाद स्टेजिंग कि कितना फैला हुआ, और उसके बाद प्लान होता है। तो रेडिएशन डिपार्टमेंट है, सर्जिकल डिपार्टमेंट है, मेडिसिन मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है, इससे सारा ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें हम सर्जरी, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सारी चीजें करते हैं। सर्जरी में जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको लंबा कीमो लगना होता है, तो हाथ की वेन्स जो है वो खराब हो जाती हैं, तो आराम से कीमो पोर्ट प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से आराम से पेशेंट को बिना दर्द के कीमो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ या किसी भी तरह का फ्लूइड हो वो चढ़ जाता है। क्योंकि काफी बार होता है कि हाथ काला हो गया, हाथ फूल गया, हाथ सूज गया, ये वाला कंप्लेन होता है। तो कीमो पोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेशेंट में हम लोग लगा देते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है। इसके अलावा कैंसर के साइड इफेक्ट से जो डील करता डिपार्टमेंट है वो है ऑन्को रिहैब डिपार्टमेंट। तो ये मोटा मोटा कैंसर के ये सारे ट्रीटमेंट है। कुछ पेशेंट होते हैं जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तो उसमें हम करते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट या बेस्ट सपोर्टिव केयर, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ हमें बोलना है, कुछ मत कराइए, घर पे सेवा करिए। कैंसर में ये भी एक स्टेज होता है, इसमें भी पेशेंट आते हैं, तो उसमें अननेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है पेशेंट को, और हमें पता है कि कुछ नहीं होना है। तो उसे हम बेस्ट सपोर्टिव केयर कहते हैं, जो कि हम हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं और होम में भी समझा सकते हैं कि घर पे जाके आप ये चीजें कर सकते हैं। तो ये सारा ब्रॉडली हम लोग कैंसर में इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। और कैंसर सर्जरी में हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, और हमारे पास DMGs डिवाइडेड है, मतलब हेड एंड नेक कैंसर के डॉक्टर अलग हैं, ब्रेस्ट कैंसर के डॉक्टर अलग हैं, अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है, पेट का कैंसर उसके डॉक्टर अलग हैं, अगर किडनी कैंसर है तो उसके लेप्रोस्कोपिक कैंसर डॉक्टर, अगर बच्चेदानी के मुंह पर है तो उसके अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग, अगर हड्डी और मांसपेशियों का कैंसर है तो उसके डॉक्टर अलग है। तो इस तरीके से हमने DMGs डिवाइड किया हुआ है ताकि पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट, लेटेस्ट एडवांस ट्रीटमेंट विद वेल क्वालिफाइड ट्रेन डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हो। मैम, ये बहुत, जैसा हमने कहा कि बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर बहुत चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में होती है, और उनका इलाज कैसे होगा, और वो जो सवाल होते हैं मन में, डर जो होता है वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी डॉक्टर का, और डॉक्टर अंकिता पटेल बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो एपेक्स हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पेशेंट्स को जिस तरीके से आप सपोर्ट यहाँ पर देते हैं। लेकिन मैम एक चीज़ और है, वाराणसी से लोग आपके पास आते होंगे, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व से लोग आपके पास अब ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी और को, किसी ऑन्कोलॉजी डॉक्टर को अगर चूज़ करना है तो उसके जहन में वो सबसे पहले क्या देखे कि मुझे वो ट्रीटमेंट मिलेगा बेहतर या फिर नहीं मिलेगा? क्योंकि एक डॉक्टर का उसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखना चाहिए कि जिससे आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं वो क्वालिफाइड है कि नहीं, हाई वॉल्यूम सेंटर से ट्रेंड है कि नहीं है, और कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, कितने पेशेंट को ट्रीट कर चुके हैं। बट ऐसा नहीं कि अगर न्यू सेंटर है तो वो अच्छा नहीं है। तो ये बेसिक चीजें होती है, क्वालिफिकेशन और सेंटर। और अब कोई भी जगह बहुत दूर नहीं है, चाहे फ्लाइट हो चाहे ट्रेन हो, कोई भी जगह दूर नहीं है। तो बेस्ट होता है आप जाके खुद एक बार कंसल्ट करिए। आजकल टेली कंसल्टेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है, अगर जुड़ना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक आप डॉक्टर से फेस टू फेस डिस्कशन नहीं करते, अपने जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, बी इट डिजीज, बी इट फाइनेंसेस, बी इट पोस्ट ट्रीटमेंट क्या क्या होना है, पोस्ट ट्रीटमेंट क्या कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट ट्रीटमेंट क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, वो सारी चीजें डिस्कशन, तो मुझे लगता है एक बार फेस टू फेस डिस्कस करने में करके ही आप डिसीजन लीजिए, वो ज्यादा
बेटर रहता है। बेटर हो सकता है मैम, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनके सामने एक दिक्कत होती है फाइनेंशियल बर्डन की, क्योंकि कैंसर का जब भी नाम आता है तो परिवार इस चीज़ से भी डर जाते हैं कि ट्रीटमेंट आखिर होगा कैसे। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ भी बताई अभी कुछ देर पहले कि किस किस तरीके से आप लोग जो है TPA के माध्यम से भी ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल करवाते हैं। हम उस पर भी जाएंगे कि कौन कौन से जो है माध्यम है जिसके ज़रिए कोई भी पेशेंट एपेक्स हॉस्पिटल में जो है ट्रीटमेंट अवेल कर सकता है। लेकिन ये इलाज इतना महंगा क्यों है? अगर आप एडवांस स्टेज में जाते, मान लीजिए अगर मुंह का कैंसर स्टेज 1 में आ गया, तो सिर्फ सर्जरी से हो सकता है ठीक हो जाए, आगे कुछ करना ना पड़े। ओके। बट हमारे पास स्टेज 1 बहुत, हमारे क्या किसी के भी पास स्टेज 1 बहुत कम आते हैं, क्योंकि स्टेज 1 जब बहुत छोटा डिजीज है तब तक पेशेंट इग्नोर कर रहे होते हैं या अगल बगल मेडिकल स्टोर से ही 4 बार दवा लेके खा चुके होते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले वही एक ऑप्शन उनको दिखता है। जब वो ठीक नहीं होता तब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरे डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तो पेशेंट जब आते हैं अगर वो एडवांस स्टेज में है तो हो सकता है उसमें सर्जरी, उसके बाद रेडिएशन, कीमोथेरेपी, मतलब जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा नंबर ऑफ मोडालिटीज जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज एक चीज से ठीक हो रही है मोडालिटी से तो उसका खर्चा कम आएगा, बट अगर आपको 4 चीजें इसमें यूज करनी है तो उसका खर्चा अलग आ जाता है। तो ये तो हो गया। दूसरी चीज है कि ये इतना जो मेडिसिन होती हैं आजकल, अगर हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें तो इतना रिसर्च ड्रिवन होती है, कुछ साल तक कुछ दवाइयां पेटेंट भी रहती हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास सारी मेडिसिन होती है बट उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो विदेश में बनी है, यहाँ पे इंपोर्ट हुई है, कुछ साल तक पेटेंट है। तो ये वो वाले कॉस्ट जो बेसिकली इम्यूनोथेरेपी की अगर हम बात करें, बट उसमें भी पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम होता है जिसमें कि पेशेंट को सिर्फ कुछ साइकिल्स लेने होते हैं, बाकी साल भर का ट्रीटमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो कि आजकल इम्यूनोथेरेपी का मैं बताऊं, पहले था कि साल भर का ट्रीटमेंट 40 लाख में होगा इम्यूनोथेरेपी, बट अब उसको कम करके कि आप सिर्फ 5 साइकिल लीजिए, 10 लाख के अराउंड कॉस्ट होगा, बाकी 30 लाख का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके। तो इस तरीके के पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं। इसी तरह अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन की जो मशीनें होती है वो 20-20, 25-25 करोड़ की होती है अगर आप हाई एंड सेंटर में जाते हैं तो। ओके। और तो इस वजह से ये सारा रहता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपकी पूरी सर्जरी, रेडिएशन, जो भी पैकेजेस में है, अगर पैकेज के बियॉन्ड होना है तो उसमें तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो चीजें पैकेजेस में हैं, जो कीमोथेरेपी की दवाइयां हैं, जरूरी नहीं कि सारी कीमोथेरेपी महंगी हो, कुछ कीमोथेरेपी आपकी 1000 रुपए में भी आती है। एक इंजेक्शन है मिथोट्रेक्सेल जो कि आपका 50 से 150-200 रुपए में आ जाता है। ओके। लेकिन डिपेंड करता है कि हमें किस पेशेंट, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कुछ नहीं करा सकता है और कहीं दूर का है, रिक्शा चला रहा है, कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें हम वही मेडिसिन यूज करते हैं। बट अगर कोई हाई प्रोफाइल पेशेंट आया, उनको इम्यूनोथेरेपी चाहिए, तो हमें तो इम्यूनोथेरेपी देना है। तो वो डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट का स्टेज क्या है, और पेशेंट को ऑप्शन सारे दे देते हैं, बट पेशेंट करा क्या सकता है, हमको 10 लाख की दवा दे देंगे, वो नहीं कराएंगे। लेकिन हमें तो पेशेंट ठीक करना है, तो हम पेशेंट को कम की भी दवा दे सकते हैं, समझाते हुए कि ये भी ठीक है, इससे भी आपकी डिजीज कंट्रोल में आ सकती है। जिस तरीके से आप मोबाइल खरीदते हैं, एप्पल फोन हो गया, आईफोन 11 से भी बात होगी, 11 आईफोन 11 से भी बात होगी, उससे भी फोटो क्लिक होगा, उसमें भी सारी चीजें होंगी, लेकिन आप 15 क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप बेहतर चाहते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी में अगर आप बेहतर चाहेंगे तो उसका कॉस्ट होता है। हाँ, अगर आप सिंपल पे जाते हैं तो उससे भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम क्राउड फंडिंग से, आयुष्मान भारत से, सीएम फंड से मैक्सिमम ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, तो वो पेशेंट के लिए एक बर्डन नहीं है। और ये शिफ्ट हमने देखा है 2015-16 में कम पेशेंट होते थे, सिर्फ अफोर्डेबल पेशेंट हॉस्पिटल आते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, बट आज के दिन अगर पेशेंट एकदम गांव का एकदम गरीब इंसान भी है, वो भी आके यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहा है, तो ये शायद गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सक्सेस है कि उनके मैक्सिमम जो कैंसर के पेशेंट है वो किसी मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में कंप्लीट ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। ओके। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी क्राउड फंडिंग के बारे में। तो क्राउड फंडिंग एक सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि इम्पैक्ट गुरु, कीटो, बहुत सारा है। तो उसमें क्या होता है कि आपको अप्लाई करना होता है और आपको बताना होता है कि हमारे पेशेंट को ये दिक्कत है, मतलब पेशेंट के अटेंडेंट को बताना होता है कि हमारे पेशेंट को ये दिक्कत है, वो इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं और हमें मदद चाहिए। तो कुछ पेशेंट तो ये करा लेते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन उनके अटेंडेंट कहते हैं कि नहीं मैडम ये नहीं करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि इनको कैंसर और हमारे पास पैसे नहीं है। ये सोच चेंज करनी है। आपके पास पैसे नहीं है,
आपके पेशेंट को कैंसर है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन तब भी आपको लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम है। बिल्कुल। तो ये सोच चेंज करना है। कैंसर का ट्रीटमेंट आप किसी भी हॉस्पिटल में आज के दिन करा सकते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करा सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको सही जगह कहाँ जाना है, कहाँ से आपको सोशल हेल्प मिल सकता है। तो अगर कोई गांव के कम पढ़े लिखे और मध्यम या बिलो पॉवर्टी लाइन के पेशेंट हैं और वो बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द सिटी में इलाज कराना चाहते हैं, आज के दिन पे वो संभव है, पॉसिबल है, वो किया जा सकता है, बिल्कुल। यानी वो किसी भी तरीके से भी पॉसिबल है। और जैसे डॉक्टर अंकिता पटेल जो हैं, जो डायरेक्टर हैं ऑन्कोलॉजी विभाग एपेक्स हॉस्पिटल की, और जिन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो क्राउड फंडिंग हो, या फिर वो टीपीए हो, अगर आपको आपके घर में किसी को किसी भी तरीके की इस दिक्कत का आपको अंदाज़ा लग रहा है या आपको लगता है कि हाँ हमें अपनी बॉडी का चेकअप जो है वो कराना चाहिए, तो उसके लिए एपेक्स हॉस्पिटल डॉक्टर अंकिता पटेल की जो पूरी टीम है वो आपको बहुत मदद इसमें करेगी। और जैसा डॉक्टर अंकिता लगातार यहाँ पर बता रही हैं, वो तमाम चीज़ों को पूरी हॉलिस्टिक अप्रोच के बारे में बता रही हैं कि इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, हमें अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत है। और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर बात कर रही हैं। मैम, लास्ट में क्योंकि हम पहुँच गए, हमने डाइट पर भी बात किया, हमने बीमारी के बारे में भी बात किया, उसे भी समझने की हमने यहाँ पर कोशिश की है। मैं थोड़ा सा जो लास्ट में यहाँ पर चाहता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी इस बीमारी के अंदर वो कैसे हेल्प करता है किसी भी पेशेंट के लिए, और एपेक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकिता जो कि इतने बेहतर तरीके से हमारे तमाम व्यूवर्स को बता रही हैं, वो कैसे हेल्प करती हैं ऐसे पेशेंट्स को। हम लोग पेशेंट के काउंसलिंग में बहुत समय देते हैं। जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आते हैं तो हम लोग आराम से उन्हें 15-20 मिनट जो भी इनकी क्वेरीज है, और फिर बाद में पूछते हैं आपको कुछ और भी पूछना है तो आप बता दीजिए। तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है हमारी, हम लोग ऐसे जल्दीबाजी में बिल्कुल पेशेंट नहीं देखते हैं, हम लोग एक एक पॉइंट पे पेशेंट को समझाते हैं, पूरी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट काउंसिल नहीं होगा तो इतना भ्रम, इतना मिथ और इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया पे हैं, या आप शायद हॉस्पिटल से बाहर चले जाओ, बाहर 4 लोग समझाने वाले मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो अगर आपने अपने जो वैलिड और साइंटिफिक पॉइंट्स अगर उनके सामने नहीं रखे, फॉर एग्जांपल अभी एक पेशेंट आए थे, उनका बहुत ही अर्ली स्टेज था और क्वेरी था, मतलब मुंह का ही कैंसर था कि रेडिएशन होना है या नहीं होना है। तो मैंने उनको गाइडलाइन दिखा दिया कि उसमें रेडिएशन और ऑब्जर्वेशन दोनों चीजें लिखी हुई हैं, तो आप करा भी सकते हैं, इसका ये फायदा है, ये नुकसान है, और आप क्लोज ऑब्जर्वेशन पे रह सकते हैं, इसका ये फायदा, ये नुकसान है। और आप बहुत लकी हैं कि आप ऐसे स्टेज पे आए हैं कि आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप कुछ ना करा के बस रेगुलर बेसिस पे दिखा भी सकते हैं। तो जब हम लोग पेशेंट को साइंटिफिक बेसिस पे हर चीज समझाते हैं तो पेशेंट उसको अच्छे से समझते भी हैं। और इसको, क्योंकि किसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, किसको अपना पेशेंट प्यारा नहीं है, तो बहुत जरूरी जो हमने ये अडॉप्ट किया है कि पेशेंट की काउंसलिंग जो है, जो मेन डॉक्टर हैं, जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट हैं, तो हम लोग पेशेंट को टाइम बहुत देते हैं। तो उससे पेशेंट के जो डाउट्स होते हैं, बिकॉज वही जो मैंने बोला कि यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिव इंफॉर्मेशन, मिथ्स, तो वो भ्रम को दूर, क्योंकि अगर पेशेंट ने बीच में ट्रीटमेंट छोड़ा, कैंसर का ट्रीटमेंट आप करा रहे हो, बीच में छोड़ दिया, वो और खराब वे में वापस आएगा। क्योंकि कैंसर सेल्स अपने आप को चेंज करता है। आप मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपने छोड़ दिया, पेशेंट 3 महीने बाद डिजीज हो सकता है बढ़ा के आए, और जो मेडिसिन तब काम कर रही थी हो सकता है अब काम ना करे। तो कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी बोला गया है। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे, इम्यूनिटी आपको स्ट्रेस कम रहेगा तो बढ़ेगा, आप अच्छा खाएंगे, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होगी, आप एक हेल्दी फैमिली एटमॉस्फेयर में रहेंगे, और आपका बॉडी वेट अच्छा होगा। आप थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है आप योगा मेडिटेशन नहीं कर सकते, आपको करना है, उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो जिन जिन चीजों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो सबको पता है किससे बढ़ती है, वो करिए, डेफिनेटली आपका कैंसर बेटर होगा, बेटर वे में आप रिकवर कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट इम्यूनोथेरेपी का। इम्यूनोथेरेपी कुछ नहीं, आपकी बॉडी का जो इम्यून सप्रेस्ड रहता है, अगर इम्यून बहुत स्ट्रांग रहेगा तो आपका हर ऑर्गन डैमेज होगा। इसलिए बॉडी में भगवान ने बैलेंस बनाया कि उतनी ही इम्यूनिटी रहे जो कि नेगेटिव चीजों को डैमेज करे, इतनी इम्यूनिटी ना बढ़ जाए कि आपके नॉर्मल ऑर्गन को डैमेज करे। तो हाँ, तो इम्यूनोथेरेपी कॉन्सेप्ट यही है कि इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ा दे ताकि वो कैंसर सेल को चुन चुन के मारे। तो इम्यूनिटी ठीक है, वो तो ड्रग है, बट आप अपनी बॉडी में खुद भी बढ़ा सकते हैं बाई अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और पॉजिटिव एटीट्यूड, और डेफिनेटली बाकी फैक्टर्स तो हैं ही। एक मैम सवाल मेरे मन में ये आता है कि कई बार, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसा आपने कहा कि हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी नहीं है,
कुछ लोगों के पास साधन नहीं है उस तरीके के, कुछ लोग जो हैं उसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जो मिडिल क्लास खास तौर पर जो है। लेकिन जो अपर क्लास है, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अमूमन ये होता है कि वो अपने डॉक्टर्स के लगातार जो है कांटेक्ट में रहते हैं, वो अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो जीते हैं, वो जिम जाते हैं, वो योगा करते हैं। बट उसमें भी हम कई, जैसे हिना खान अभी रिसेंटली उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, सोनाली बेंद्रे का हमने जो है पीछे हिस्ट्री में देखा है। तो ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ को रिसेंटली जिस तरीके से कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो वहाँ पर कहाँ कमी रह जाती है? अगर आपने आज मेमोग्राफी कराई है, आज अपने बॉडी का चेकअप कराया है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने बाद आपको कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर किसी भी इंडिविजुअल को हो सकता है, इसीलिए जरूरी है रेगुलर बॉडी चेकअप, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें लग रहा है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हमें ये नहीं पता कि उनका स्लीप साइकिल क्या है, हमें ये नहीं पता कि वो किन किन एडिक्शंस को यूज कर रहे हैं। मैं किसी के, क्योंकि मुझे उनकी पर्सनल लाइफ नहीं पता, बट आप स्मोकिंग करते थे या कर रहे हैं या कर नहीं रहे हैं वो नहीं पता हमें, ठीक है। स्ट्रेस कितना है, आज आपको काम मिल रहा है, कल नहीं है, उनसे ज्यादा तो स्ट्रेस किसी को नहीं है। जिसके पास एक फिक्स जॉब है, एटलीस्ट उसे जॉब सेटिस्फैक्शन है। आज काम है कल नहीं है, इससे ज्यादा स्ट्रेस क्या होगा? ऑब्वियसली। तो बहुत सारे फैक्टर्स होता है। एज जैसे जैसे आपकी बढ़ती है, और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें जो मोस्ट कॉमन, एज ज्यादा होना, बच्चे ना होना, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, बच्चे लेट होना, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर का कारण होता है। और इसके अलावा मोटा कैंसर किसी को भी किसी एज में किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ये सारे लोग डायग्नोज भी हो गए, ठीक भी हो गए, मतलब अभी अपनी अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि जब भी डायग्नोज हुआ इन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्रेसिवनेस, जो कि कैंसर बायोप्सी कैसा है, किस तरीके का है, अगर लो ग्रेड है या आपका हाई ग्रेड है, उस पर भी आपकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। तो ये एक हम अलग तरीके से देख सकते हैं कि इन्होंने अपना टाइमली टेस्ट कराया और दे आर क्योर्ड नाउ। तो हमें इनसे मैसेज लेना चाहिए कि अगर आप आज टेस्ट कराए हैं, आज ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 महीने बाद या 1 साल भी ठीक होंगे। इसलिए रेगुलर बॉडी चेकअप बहुत जरूरी है, और आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरह का परिवर्तन हो रहा है तो आप उसको जरूर दिखाएं। और इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल, आप किसी भी एज पे हों, आप किसी भी क्लास के हैं, आप अपर क्लास में हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, किसी को भी आप जो है मेल हैं या फीमेल हैं, ये किसी को भी हो सकता है। बस जैसा डॉक्टर अंकिता पटेल ने कहा कि आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत है, और आपको या आपके परिवार में किसी को भी किसी भी तरीके की अगर इसमें हेल्प चाहिए तो डॉक्टर अंकिता पटेल, जो कि डायरेक्टर हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी की, आप उनसे, उनकी पूरी टीम से जो है संपर्क कर सकते हैं। वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, आपका ट्रीटमेंट आखिर किस तरीके से होगा वो आपको अवेल किया जाएगा। इसके अलावा हर तरीके की जो सुविधा है वो आपको सिर्फ एक छत के नीचे जो है एपेक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकिता पटेल की पूरी टीम के साथ वहां पर आपको अवेल होगी। और क्राउड फंडिंग हो, टीपीए हो, आयुष्मान भारत हो, फाइनेंशियल अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो उसमें भी पूरी तरीके से गाइडेंस जो है वो आपको मिलेगा। डॉक्टर अंकिता की पूरी टीम जो है वो एपेक्स हॉस्पिटल में आपको हेल्प करने के लिए इस वक्त बैठी हुई हैं। और मिथ्स को हमने आज दूर करने की कोशिश की है डॉक्टर अंकिता, जिसमें आपने बताने की भी यहाँ पर बताया है हमारे तमाम व्यूवर्स को। मुझे लगता है कि बहुत जो क्लैरिटी है वो हमारे तमाम व्यूवर्स को यहाँ पर मिली होगी। आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे साथ दिया, निकाला, हमसे बात की इस वास्ट टॉपिक पर, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल आज हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमारी ये कोशिश थी कि अलग अलग बीमारियों में जिस भी तरीके की दिक्कतें आती हैं उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे आपको उससे हेल्प मिल सकती है उसे आप तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। मेरा नाम है सुमित चौधरी। धन्यवाद।